साल 2009 हैदराबाद की ठंडी सुबह टेलीविजन के न्यूज रूम में अचानक से हलचल मच जाती है। भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आता है, जिससे भारत की सरकार, इन्वेस्टर, बहुत सारी विदेशी कंपनियां 2 दिन में ही अर्श से फर्श पर आ जाती है। जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू 500 से भी ज्यादा थी, महज 2 दिनों में उसके शेयर की कीमत 5 से 6 रुपए रह जाती है। नाम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। एक ऐसा घोटाला जहां केवल कागजों पर ही कमाई दिखाई गई है। असली मायने में देखा जाए तो ये कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच चुकी थी। देखिए, ये बात है साल 1987 की, जब इंडिया में आईटी सेक्टर खड़ा होने जा रहा था। तभी उस समय हैदराबाद के 2 भाई रामलिंगाराजू और रामाराजू अपनी एक छोटी सी आईटी सेक्टर कंपनी खड़ी करते हैं और नाम देते हैं सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। और कुछ सालों में ही ये कंपनी अपनी आसमान छूने लगती है। 1990 के दशक में जैसे जैसे आईटी का बूम आया, ठीक वैसे ही सत्यम की चमक बढ़ती गई। बड़े बड़े कंपनी जुड़े, हजारों एम्प्लॉय जुड़े और 60 से भी अधिक देशों में इनका दायरा फैल चुका था। राजू को आईटी इंडस्ट्री का हीरो माना जाने लगा, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि जो नाम आज आसमानों में चमक रहा है, ठीक उसी नाम के पीछे करोड़ों का घोटाला छिपा हुआ है, जो आगे चलकर सबको पता चल जाता है। देखिए, राजू को रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने का बहुत शौक था, क्योंकि राजू को पता था रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कुछ ही सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट दोगुनी हो जाती है। लेकिन जमीन खरीदने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा पैसा, और यहीं से घोटाले की नींव रखी जाती है। और तब राजू ने सत्यम का पैसा निकालकर उससे बड़े बड़े जमीन और प्लॉट्स खरीदना शुरू कर दिया। जिससे क्या होता था कि सत्यम का एक्चुअल प्रॉफिट तो कम हो रहा था, लेकिन सत्यम के शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी राजू और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर खेलते थे। और ये हर साल के क्वार्टर एंड में होता था। गलत नंबर चढ़ा करके कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी जा रही थी, जो कि एक सरासर फ्रॉड था। लेकिन इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। मीडिया खुश होता था, इन्वेस्टर खुश होते थे और आम लोग खुश रहता था, क्योंकि उसके शेयर का वैल्यू तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी, जिसे इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर से छुपा के रखा जाता था। आपके माइंड में एक बात जरूर आया होगा कि आखिरकार क्वार्टर एंड में ऐसा क्या होता था जिससे कि एक लॉस कर रही कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती है। कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा पैसा, और पैसा आपको बैंक देता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया को चेक करने के बाद। जैसे कि बैंक चेक करता है कि इस कंपनी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, मंथली या एनुअली टर्नओवर कितने % से बढ़ रहा है, इस कंपनी के पास कितने टोटल एसेट है। और इन सारे चीजों को देखने के बाद बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। और राजू और उसका टीम इस चीज को मैनिपुलेट करने और डॉक्यूमेंट को रीऑर्गेनाइज करने में पारंगत थे। और वो बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट और फेक बैंक स्टेटमेंट और फेक बैंक एंट्रीज दिखाते थे। और ये सारे चीज इतने बारीकी से होता था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। कंपनी के सेल बढ़ाने के लिए डुप्लीकेट्स बिल काटे जाते थे, गलत कस्टमर को पेमेंट किया जाता था, जिससे कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि राजू ने 10,000 ऐसे एम्प्लॉयज दिखाए जो कि इनविजिबल थे, और उनको टाइम टू टाइम सैलरी पे किया जाता था। और उनका सैलरी जो पे होता था वो डायरेक्ट राजू के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता था, और उससे वो अपना जमीन, प्रॉपर्टी सब खरीदता चला गया। और अगर फंड में कहीं कमी रह भी जाती थी तो राजू अपने गलत तरीके से शेयर के प्राइस को बढ़ा देता था और फंड अवेलेबल करा लेता था। और कंपनी के आसमान छूता देख बैंक भी इसे बड़े बड़े लोन आराम से प्रोवाइड करता चला गया। और ये सारा पैसा राजू अपने जमीन, प्रॉपर्टी खरीदने में लगाता गया। लेकिन आखिरकार कंपनी में इतने सारे लूप होल्स, इतने सारे फ्रॉड होने के बावजूद भी जो ऑडिटर कंपनी थी PwC, उसने कोई भी चीज क्यों नहीं पकड़ा? इसका मेन रीजन था कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा जो फीस था वो अनएक्सपेक्टेड था। इसीलिए PwC कंपनी जिस बिल को देखती और जिस फॉर्मेट को देखती उसको अप्रूवल दे देती, और उसी को सच मानकर कंपनी आगे बढ़ता गया। और इस तरह से ये घोटाला एक बड़ा घोटाला बनता गया और एक रेत का महल तैयार हो रहा था, जिसे बस एक तिनके की देर थी और ये पूरा रेत का महल ढह जाता। और वो समय भी आ ही चुका था, साल 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस। साल 2008 के आते आते रियल एस्टेट का मार्केट पूरी तरह से डूब चुका था, और इधर दूसरी तरफ
कैश फंडिंग होना भी राजू को पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और कंपनी में गलत प्रॉफिट दिखाना भी अभी शायद इम्पॉसिबल लग रहा था। तब राजू ने अपना दूसरा दाव रखा। राजू ने अनाउंस किया कि सत्यम कंपनी 1.6 बिलियन डॉलर देकर के माइटास इंफ्रा और माइटास प्रॉपर्टीज को खरीदने वाला है, जो कि खरीदता नहीं बल्कि एक छोटी सी पेपर वर्क होती और जहां पर यह दिखाया जाता कि जो सारा पैसा गैप हुआ है वो माइटास इंफ्रा और माइटास प्रॉपर्टीज को खरीदने में चला गया। और ये दोनों कंपनी राजू के खुद के बेटे की थी और अगर आप माइटास को ठीक से पढ़ेंगे तो ये ठीक सत्यम का उल्टा है। इधर दुनिया को भी पता चलने लगा था कि राजू अपने घोटाले को छिपाने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है और धीरे धीरे सत्यम का प्राइस गिरने लगा। इन्वेस्टर आवाज उठाने लगे। कई डील ऐसे थे जो करोड़ों में मिले थे लेकिन वो सारे कैंसिल होना शुरू हो गए। अब राजू पूरी तरह से फंस चुका था। राजू को बस एक ही काम करना था कि आके अपनी सच्चाई को कबूल ले और ठीक ऐसा ही हुआ। 7 जनवरी 2009 को राजू ने 8 पेज के कन्फेशन लेटर को लिखा और उसमें सारी सच्चाई और सारी करतूत को बड़ी बारीकी से उसने डिटेल किया और राजू ने लास्ट में कहा कि मैं एक शेर का सवार कर रहा था, अगर इससे उतरता तो ये मुझे खा जाता। और ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम बना जो लगभग 14,000 करोड़ का था। और सीबीआई जांच से पता चलता है कि राजू ने 75,000 से भी ज्यादा फॉल्स बिल, 400 से भी ज्यादा गलत बैंक स्टेटमेंट और करोड़ों के बैंक इंटरेस्ट जो कि गलत शो किए थे। और ये सब देखने के बाद राजू, उसके भाई और 2 पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। और दूसरी तरफ सरकार उस कंपनी को बचाने के लिए बड़े बड़े कंपनीज को ऑफर करते हैं कि आप आके सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को खरीद लें। अप्रैल 2009 के आते आते टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को खरीद लिया और करोड़ों रुपए बचा ली और लाखों लोगों के रोजगार को बचा लिया। सत्यम की कहानी एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि नाम, शोहरत और पैसा 1 मिनट में ढह सकता है अगर आपका नींव झूठ से बना हो तो। और सत्यम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।